संसद पे हमारी बातचीत चल रही थी और संसद के जो प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास कर रहे थे। हम अपनी रिवीजन यात्रा जो भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है, उसमें क्रम से जो संविधान के 22 भाग हैं उनके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। और इस क्रम में हम हमारा जो पड़ाव है वो पहुंच चुका है संविधान के भाग 5 पर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान के भाग 5 में जिन संघीय व्यवस्थाओं का उल्लेख है, शासन के अंग जो हैं उनका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख है, विधायिका का उल्लेख है और संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो उसी क्रम में हम कार्यपालिका पर जो बातें थी, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति की बातें थी, उसको करते हुए हम अब संसद पर जो प्रश्न है, उनके प्रावधान है, उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो इस क्रम में जो प्रश्न संख्या है 10 पर हम पहुंच चुके हैं और अब आप प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि संसद समितियों के संबंध में असत्य कथन है। संसद के संबंध में हम जो प्रश्न कर रहे हैं तो उसमें अभी तक हम जो संसद की संरचना है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, उस पर बात कर रहे हैं। उसी क्रम में संसद समितियां एक व्यवस्था होती है, उसी के संबंध में प्रश्न है और आपके 4 ऑप्शन आपके सामने है। उसमें से एक कथन संसद समितियों के संबंध में असत्य है, उसे आप बताइए और वही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है कि संसद समितियां, इन्हें लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी है इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। ऑप्शन सी है संविधान में इनका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन डी है समितियों के सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। साथियों, संसद समितियों का जो गठन है वो निर्वाचन है, उसमें सदस्यों का वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और समितियों में जब सदस्य बैठते हैं तो वहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, जिससे एक गुणवत्तापूर्ण चर्चा सदस्यों के मध्य होती है और जिस विधेयक पर समिति का गठन होता है उसकी विशेषताएं बढ़ जाती हैं, उन पर विशेष चर्चा संभव हो पाती है। लेकिन संसद समितियों का जो उपबंध है, जो प्रावधान है, वो संविधान में नहीं उल्लेखित किया है, बल्कि इनका गठन संसदीय समितियों के जो नियम है, जो संसदीय नियम है, उन पर आधारित होता है। तो संविधान में संसद समितियों का उल्लेख नहीं है। स्टेटमेंट सी गलत है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 का। आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इसकी बात करें तो ये लोक लेखा समिति के लिए है। संसद समितियों की चर्चा हो रही तो उसमें जो वित्तीय समिति होती है उसमें 3 प्रकार होते हैं, एक लोक लेखा समिति, एक प्राक्कलन समिति, एक सार्वजनिक उपक्रम समिति। जो महत्वपूर्ण समितियां हैं ये वित्त से संबंधित समितियां हैं, जो विभागों के वित्त का आकलन करती हैं, उनके खर्चों पर ध्यान देती हैं तथा उसे नियंत्रित करती हैं। तो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इसके संबंध में प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए असत्य कथन आपको चुनना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में 4 प्रावधान है जो लोक लेखा समिति से संबंधित रखती है। उसमें से एक उस संबंध में असत्य है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति एक अस्थायी वित्तीय समिति है। ऑप्शन बी है इसमें कुल 22 सदस्य 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। और ऑप्शन सी है विपक्ष दल का नेता इस समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी है वित्त मंत्री इस समिति के प्रमुख सदस्य होते हैं। आपको लोक लेखा समिति के संबंध में असत्य कथन कौन सा ये बताना है। साथियों, लोक लेखा समिति के संबंध में पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लोक लेखा समिति एक अस्थायी वित्त समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। और विपक्षी दल का कोई नेता या विपक्षी दल का कोई सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होता है। ये एक परंपरा है, उसी आधार पर उसको अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन ऑप्शन डी पूर्ण रूप से गलत है। वित्त मंत्री इस समिति के प्रमुख सदस्य नहीं होते हैं। वित्त मंत्री क्या, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इस संबंध में असत्य है तथा गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। बाकी जो उपबंध है, जो प्रावधान है ऑप्शन में, वो लोक लेखा समिति के विषय में है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से संसद की संरचना, संसद के जो कार्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधायी प्रक्रिया तथा उनसे जो संबंधित प्रावधान थे, समितियां हो गई, उन पर प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। जो प्रावधान थे उनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको कर लिया। जो पीवाईक्यू पे आधारित क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो अब बारी है, हम संविधान के भाग 5 पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया संविधान के भाग 5 में, वो है संघीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे सैद्धांतिक रूप से यहाँ प्रश्न देखने को तो मिलते ही,
बल्कि जो समसामयिक घटनाक्रम है वहां भी सर्वोच्च न्यायालय चर्चा में रहता है, तो वहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय 5 में इसका वर्णन किया गया है, और जो संबंधित उपबंध है संविधान में संघीय न्यायालय के संबंध में वो अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के बीच है। जो महत्वपूर्ण प्रावधान, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, उन्हीं पर आधारित प्रश्नों के अभ्यास के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम। जो प्रावधान है उन्हीं पर आधारित प्रश्नों को साथ आगे बढ़ेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ अगर बातें कर ली जाए सर्वोच्च न्यायालय के विषय में, तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का मुख्य व्याख्याकर्ता होता है। सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, और एकीकृत जो न्यायिक व्यवस्था भारत में पाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था भारत में पाई जाती है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च स्थान पर है। जो पद सोपानी की व्यवस्था है, जैसे संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के रूप में है, उसके बाद अगर क्रम से हम नीचे आए तो उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। जो पद सोपानिक क्रम है उसमें सबसे आगे सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। तो उन्हीं पर आधारित प्रावधानों पर हम प्रश्न अभ्यास करते हैं, और पहला प्रश्न इस संबंध में आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। कथन है आपके सामने, पहला स्टेटमेंट है कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कोलेजियम प्रणाली का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। और तीसरा है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है नियुक्ति के संबंध में। बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है आपके केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में आप विचार कीजिए, प्रश्न पर आंसर दीजिए। उससे पहले हम कुछ बातें नियुक्ति के संबंध में, क्योंकि जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके संबंध में परंपरा रही है कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लेकिन भारत में राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है कि जो बहुमत की सरकार है वो सर्वोच्च होती है, और उसमें निरंकुशता का थोड़ा सा, जब सरकार बहुमत में होती है तो निरंकुशता देखने को मिलती है। तो इसी क्रम में 80 के दशक में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे जहां पर कनिष्ठ न्यायाधीश को वरिष्ठ न्यायाधीश के ऊपर महत्व स्थान दिया गया, उनको महत्व दी गई। तो उस क्रम में न्यायिक विवाद हुआ कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित नहीं हो रही, उस पर संकट आ रहा है, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप देखा जा रहा है। तो इस संबंध में न्यायिक विवाद बहुत चर्चा में रहे हैं। 4 जज के केस, 4 ऐसे विवाद, न्यायिक विवाद ऐतिहासिक घटनाक्रम में है। तो दूसरे और तीसरे जज के केस में यह निर्णय सामने आया था न्यायिक नियुक्ति के संबंध में कि जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है सीजीआई की या फिर अन्य न्यायाधीशों की, उसमें परामर्श जो राष्ट्रपति लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से तो परामर्श लेंगे जो मुख्य न्यायाधीश है, बल्कि एक कोलिजियम बनाया गया, एक समिति बनाई गई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे, और उनकी सहमति से, उनके परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे। तो ये जो कोलिजियम प्रणाली की व्यवस्था है, कहने का आशय यही था कुल की जो कोलिजियम प्रणाली की व्यवस्था है ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, बल्कि यह न्यायिक नवाचार है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। तो अब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्टेटमेंट कौन सा इसमें सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है आपका, और पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट आप काट देंगे कि कोलेजियम प्रणाली की जो व्यवस्था है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि यह न्यायिक नवाचार है, और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश परामर्श करते हैं, ये सत्य है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो इस क्रम में ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 2 पर अब बात करेंगे। साथियों, प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो डायरेक्ट अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं, प्रावधानों से भी तो आते ही हैं। अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखेंगे स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। तो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 130। तो साथियों, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 2 के बाद अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 भी आपका ऊपर जो प्रावधान की चर्चा की उन्हीं संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभी न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा भारत के
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो प्रावधान है संविधान में जो उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद में, उन पर आधारित प्रश्न है कि कौन सा मामला संविधान सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है किसी नागरिक और राज्य सरकार के बीच का विवाद, ऑप्शन बी केंद्र और एक राज्य के बीच विवाद, ऑप्शन सी दो निजी कंपनियों के बीच विवाद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और संसद के बीच का विवाद। साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की बात करें तो इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है, जिसे आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 131 में। और इसमें यह प्रावधान उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में वो विवाद आएंगे केंद्र और राज्य के विवाद, केंद्र या राज्यों के बीच विवाद, राज्यों का राज्यों के बीच विवाद, ये जो इस प्रकार के विवाद है, न्यायिक विवाद है, न्यायिक, ये सब सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो केंद्र और राज्य के जो बीच विवाद है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। संबंधित जो उपबंध है, संबंधित जो प्रावधान है संविधान में, वो है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का, कि केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, और संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 131। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 पर, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति अपील के संबंध में सही कथन आपको बताना है। तो हम प्रावधानों पर आधारित प्रश्नों को अभ्यास कर रहे हैं, इस तरह से एक एक रिवीजन भी हो जा रहा है और प्रश्नों के अभ्यास से क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। तो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति अपील के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। आपके ऑप्शन है, यह एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी यह केवल आपराधिक मामलों में लागू है, ऑप्शन सी यह सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, ऑप्शन डी यह केवल उच्च न्यायालय के आदेशों पर लागू होता है। तो साथियों, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत अपील की व्यवस्था की गई है और यह सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। जिस प्रकार से अभी हम विशेष मूल क्षेत्राधिकार की बात कर रहे थे अनुच्छेद 131 में, उसी प्रकार अनुच्छेद 136 में विवेकाधीन अधिकार के अंतर्गत विशेष अनुमति अपील की व्यवस्था है। तो इस अनुच्छेद को, इसके प्रावधान को आप ध्यान रखेंगे और प्रश्न का ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि विशेष अनुमति अपील अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। और इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है वह यह है कि अनुच्छेद 137 में इस प्रकार एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें यह उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है, अपने आदेश, अपने निर्देश, अपने घोषित निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन कर सकता है। और यह प्रावधान अनुच्छेद 137 में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 पर। और प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद 141 के बारे में सही है। अनुच्छेद 141 में क्या प्रावधान है उसे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन उससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी है, ऑप्शन बी कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल संविधान पीठ के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल मौलिक अधिकार मामलों में लागू होते हैं। तो अनुच्छेद 141 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि जो आर्टिकल 141 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो विधि है, जो घोषित निर्णय है, वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। ये अनुच्छेद 141 में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी जो इससे संबंधित है, तो उसके बारे में सबसे सही स्टेटमेंट ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 141 में इस बारे में प्रावधान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, उसके संबंध में जो विशेषाधिकार है, क्षेत्राधिकार है, उन पर आधारित प्रश्नों को अभ्यास हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत ली जाती है? 2025 के घटनाक्रम में जो समसामयिक घटनाक्रम रहा उसमें बहुत ही चर्चा का विषय रहा है यह स्टेटमेंट, क्योंकि तमिलनाडु राज्यपाल विवाद में अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने
राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो विधेयक को आरक्षित कर लिया जाता है। जो राज्यपाल कुछ विधेयक राज्य के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, तो उसे और टाइम लिमिट लगाया था। तो इस संबंध में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ली गई थी। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान शामिल है, यह आपको बताना है। समसामयिकी से संबंधित विषय ही है और इंपॉर्टेंट प्रावधान भी है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो जो यह प्रावधान है संविधान में, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। तो इसे आप सैद्धांतिक रूप से भी और समसामयिक घटनाक्रम के रूप से भी इसे ध्यान में रखेंगे। हालिया जो घटनाक्रम है तमिलनाडु राज्यपाल विवाद में, अब 2025 के घटनाक्रम में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाह मांगी थी उस विवाद पर। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 143 में यह इस तरह का प्रावधान है जिस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। सलाह मांगना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 8 की बात करें। निम्न में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? हम संबंधित जो प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसी संबंधित एक प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन सा विषय नहीं आता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार प्रवर्तन, अंतर राज्य विवाद, वित्तीय विधेयकों की वैधता, तीसरा नीति निर्माण। तो साथियों, इस क्रम में अगर हम देखें तो जो प्रत्येक विषय है संबंधित मौलिक अधिकार का प्रवर्तन कराना सर्वोच्च न्यायालय का जिम्मेदारी है और स्वयं आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जिसमें मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है। वहीं अंतरराज्य विवाद, राज्यों के मध्य जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, आर्टिकल 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार है। जो वित्तीय विधेयकों की वैधता है उस संबंध में अगर विवाद होता है तो वो विवाद भी न्यायालय के अधिकार में आता है। लेकिन नीति निर्माण ये विधायिका का काम है, न कि न्यायपालिका का काम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी संबंधित नहीं है इस प्रश्न से। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नीति निर्माण का काम विधायिका का है, न कि न्यायपालिका का। तो इस संबंध में न्यायपालिका के संबंध में जो प्रावधान थे, जो अनुच्छेद, उन पर आधारित प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब बारी संविधान के भाग 5 में ही संघीय न्यायालय के बाद अब संविधान के भाग 5 में उल्लेखित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की जाएगी, जिसके संबंध में जो प्रावधान है अनुच्छेद संविधान में वो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में उल्लेखित है। इस उपबंध पर एक कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है, तो इस पर भी प्रश्न अधिकतर देखने को मिलता है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न एक कैग की नियुक्ति के संबंध में है। कैग की नियुक्ति के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है और कौन सा सही कथन है ये आपको बताना है। कथन 1 कह रहा है कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कथन 2 कह रहा है कि कैग को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा कथन है कि कैग को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, ऑप्शन 2 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कौन सा सही है ये आपको बताना है। साथियों, अनुच्छेद 148 में कैग के संबंध में प्रावधान किया गया है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। या तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कैग को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाया जा सकता है। कैग की जो कार्य है उसका कार्य है जांच करना, अंकेक्षण करना, जो विभाग के खर्च होते हैं, संचित निधि पर भारित खर्च होते हैं, जिन्हें भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि से व्यय किया जाता है, उनको जांच करता है कि जो व्यय है वो उसी के अनुरूप है या नहीं। इन बातों की लेखा परीक्षा कैग के द्वारा की जाती है। तो उसकी जो कार्यकाल है, जो पदावधि है, उसको सुनिश्चित किया जाता है संसदीय अधिनियम के द्वारा। तो उसे कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया जा सकता, जो कि उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद किस प्रक्रिया से हटाया जाता है इस बारे में भी बात किया गया है संविधान में। तो इसमें उल्लेख है कि कैग को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा
जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात दोनों सदनों के संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन 1 और 3 इसका प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 3। आगे बढ़े तो कैग के संबंध में दूसरा प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान में है, अर्थात ऐसा कौन सा प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि कैग की स्वतंत्रता सुनिश्चित है और वह पारदर्शितापूर्ण गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपने काम को करेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि उनका वेतन संसद द्वारा वार्षिक रूप से तय किया जाता है, ये प्रावधान उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। या फिर ऑप्शन बी, उनका वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है। या फिर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति उनके कार्यों को निर्देशित कर सकता है। या फिर ऑप्शन डी, संसद उन्हें पद से हटा सकती है साधारण बहुमत से। तो हमने देखा अभी कि हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, लेकिन जो ऑप्शन बी है आपका कि उनका वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है। संचित निधि से वेतन लेने का आशा यह है कि उस पर मतदान नहीं होता, तो वो एक सुरक्षा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला पद है जिसका वेतन जो है संचित निधि पर भारित होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि जो भारत कैग का जो वेतन है वो संचित निधि से लिया जाता है। यही बात ऐसी है जो कि नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कैग के संबंध में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे आप ध्यान रखेंगे कि कैग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, कैग संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। तो इन महत्वपूर्ण बातों से अक्सर प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस तरह से कैग के संबंध में जो रिवीजन था वो हमारा कुछ प्रश्नों के माध्यम से हो गया और जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन पर चर्चा हो गई, जिसका संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 से 151 तक। अब आगे बढ़े तो हम भारत के संविधान का जो रिवीजन चल रहा है उसमें हम संविधान के 22 भाग हैं, क्रम से आगे बढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम पहुंच चुके हैं भाग 5 में। भाग 5 के प्रश्नों में हम जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे संसद के बारे में, अर्थात विधायिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, उन पर हमने बात कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो हम भाग 6 पे आएंगे, संविधान के भाग 6 में, जिसमें राज्य का प्रावधान किया गया है, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य के उच्च न्यायालय। तो उस संबंध में हम कंटिन्यू रूप से क्लास कर रहे हैं, तो जरूरी है आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़े तो अब हम बात करेंगे भाग 6 की। भाग 6 में संविधान के भाग 6 में राज्य के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। राज्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, ये राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। इस संबंध में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक के प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं संविधान के भाग 6 में। तो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक ये प्रावधान देखने को मिलते हैं, जिसमें राज्य की कार्यपालिका है। कार्यपालिका का आशय राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री। फिर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में आशय यह है कि उसमें विधानसभा शामिल है और कुछ राज्यों में विधान परिषद। फिर राज्य के उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय की बात हम करेंगे। तो इस क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो महत्वपूर्ण रूप से हमारा प्रयास यही है कि जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण उपबंध है, जहां से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं, उन पर आधारित हम प्रश्नों के रिवीजन से, प्रश्नों के अभ्यास से ही रिवीजन करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। राज्यपाल के संबंध में, अर्थात जो महत्वपूर्ण कार्यपालिका होती है, राज्यपाल के संबंध में यही संविधान में उपबंध है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस प्रकार के प्रावधान संविधान में निहित है। तो उन प्रावधानों पर ही आधारित प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि राज्यपाल के संबंध में इन प्रश्नों पर विचार करना है। कथन 1 कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कथन दूसरा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और वहीं कथन तीसरा है कि राज्यपाल को उसके पद से राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है। सही कथन है या है, आपको बताना है कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3, अर्थात तीनों कथन सही हैं। बताइए कौन से कथन सही हैं इसमें से।
जब हम राज्यपाल के प्रावधानों की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि संविधान में उल्लेखित है, एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये भी सामान्य रूप से सही ही है, क्योंकि ऐसा उल्लेख है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल होते हैं, लेकिन समानतः कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष है, बीच में नहीं हटाया जाता। और राज्यपाल को उसके पद से राष्ट्रपति किसी भी हटा सकता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न का पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों में शामिल है। राज्यपाल के पास विधायिक अधिकार और न्यायिक अधिकार, फिर मतलब कार्यपालकीय शक्ति, कई प्रकार की शक्तियों का प्रावधान हम संविधान में देखने को मिलता है। तो प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों में शामिल है। जो 4 ऑप्शन है, 4 राज्यपाल के कार्य या राज्यपाल की शक्ति है, उसमें से कौन सा ऐसा कार्य, ऐसा अधिकार है जो राज्यपाल के विवेकाधीन है, जिसमें वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेना मुनासिब नहीं समझेगा। तो पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, दूसरा है विधानसभा सत्र का आह्वान करना, और तीसरा है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, और चौथा ऑप्शन है विधेयकों पर सहमति देना। तो साथियों, राज्यपाल की विवेकाधीन अधिकार में शामिल है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अर्थात राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर करता है। उसमें अगर उसे ऐसा लगता है तो कि राज्य में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो संविधान के सम्मत नहीं चल रही है, या फिर संघ के जो निर्देश है उनके अनुसार नहीं चल रही है, तो वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना राज्यपाल का विवेकाधिकार है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम देख लेते हैं राज्यपाल के संबंध में, कि संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनमें राज्यपाल संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद है 153, जिसमें राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 154 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, और आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है समान रूप से 5 वर्ष, और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत यह पद होता है। फिर अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के लिए अहर्ताएं हैं, और समान रूप से जो अहर्ता है कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी हो। 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद के लिए शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया है। 159 में राज्यपाल पद के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है, जो कि संविधान के प्रति विधि के संरक्षण और पर्यवेक्षण से संबंधित है। आगे हम प्रश्नों के अभ्यास से मुख्यमंत्री के संबंध में जो प्रावधान है उनको रिवाइज करेंगे और तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न मुख्यमंत्री के संबंध में प्रश्न संख्या 3 है, जो हम क्योंकि हम संविधान का भाग 6 देख रहे हैं, इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और संविधान के भाग 6 में सबसे पहले हम राज्य की कार्यपालिका के संबंध में बात कर रहे हैं, और राज्य की कार्यपालिका में हम पहले राज्यपाल को अभ्यास किए। अब बारी मुख्यमंत्री के है। मुख्यमंत्री के संबंध में आप कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरा कथन है मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और तीसरा कथन है मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, या ऑप्शन बी केवल 1 और 2, या ऑप्शन सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक स्टेटमेंट पर आप जब विचार करते हैं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही बात है। जो बहुमत दल का नेता होता है सदन में, सदन का नेता होता है राजनीतिक दल का, उसे मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। वही मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, इस बात पे स्पष्टता नहीं है, क्योंकि 6 माह के लिए कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, और विधानसभा ही क्या विधान परिषद का सदस्य भी हो तो भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यपाल के प्रति। जबकि जब हम मंत्रियों की बात करते हैं तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केवल जब मंत्री की बात होगी तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे, और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति होता है। तो स्टेटमेंट दूसरा भी गलत है, स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। केवल और केवल ऑप्शन ए इसमें सही है। स्टेटमेंट 1 केवल सही है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या
3 के बाद बारी प्रश्न संख्या 4 की कि राज्य मंत्री परिषद के संबंध में सही कथन है। हम क्रम से राज्य की कार्यपालिका देख रहे हैं, प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। बताइए राज्य मंत्री परिषद के संबंध में सही कथन है। आपके ऑप्शन है, यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी, यह राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी, यह विधानसभा और परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए राज्य मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अभी हम मंत्रिपरिषद की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने आगे चर्चा भी की कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति नहीं बल्कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला स्टेटमेंट आप काट देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति नहीं, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी आप काट देंगे। विधानसभा विधान परिषद दोनों के प्रति नहीं, कुछ राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 पर राज्यपाल के पद के संबंध में असत्य कथन है। राज्यपाल पद के संबंध में असत्य कथन है, ये आपको बताना है। आप सभी प्रावधान और महत्वपूर्ण जो कार्य हैं राज्यपाल के, उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रश्न को, सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से राज्यपाल पद के लिए असत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और वहीं ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, असत्य है, ये आपको बताना है। साथियों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये भी हमने पढ़ा। और अनुच्छेद 154 इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान करता है, 154, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये भी सही है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ एक राज्य का राज्यपाल होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि अनुच्छेद 153 के प्रावधानों के अनुसार, 153 के प्रावधानों के अनुसार ये व्यवस्था है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट असत्य है? चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन डी इसमें असत्य है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 पर, निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधान परिषद के बारे में सही है? विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपके बताना है। और ऑप्शन आपके 4 है। पहला ऑप्शन है, सभी राज्यों में विधान परिषद होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है, इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन सी है, यह एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन डी है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन राज्य विधान परिषद के बारे में सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो जिस तरह से लिखा हुआ है कि सभी राज्यों में विधान परिषद अनिवार्य है, तो वर्तमान में आपको पता है लगभग 6 राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान है। तो स्टेटमेंट एक आप गलत कर देंगे। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये भी गलत है। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्य जो 3 वर्ष के स्नातक विद्यार्थी हैं उनके द्वारा, फिर जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा। इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। यह एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह एक अस्थायी सदन है तो कार्यकाल की कोई बात ही नहीं होगी। जो अगर हम किसी कार्यकाल की बात करें तो जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो जो सही कथन है, यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि जो विधान परिषद है राज्यों में, यह एक अस्थायी सदन है। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 6 के बाद अब हम बारी प्रश्न संख्या 7 की। राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य विधानसभा
को आप ध्यान में रखेंगे और उसके संबंध में जो प्रावधान है उन उस पर आधारित कथन है उन पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहीं तीसरा कथन कह रहा है कि आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कौन से कथन सही है ये आपको बताने हैं। साथियों, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, यह भी सही है। और आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ऐसा किया भी गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अर्थात 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपातकाल में इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम अवध की बात करें तो जो अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इस संबंध में जो संबंधित अनुच्छेद है अगर इसे आप ध्यान में रखें तो आर्टिकल 172, 172 विधानसभा या विधानमंडल के कार्यकाल या फिर अवध के संबंध में संबंधित है, तो संवैधानिक जो अनुच्छेद है उसे अभी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 7 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 8 की। राज्य के धन विधेयक के संबंध में सही कथन है, ये आपको बताना है कि राज्य में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम कार्यपालिका की बात कर रहे थे। कार्यपालिका में जो महत्वपूर्ण अंग है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब हम विधायी प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, उधर जो विधायिका है का जो राज्य की उसके संबंध में बात कर रहे हैं विधानसभा विधानमंडल के। तो वहां पर विधायी प्रक्रियाओं के बारे में अगर हम अब आ गए हैं चर्चा करते हुए, तो विधायी प्रक्रिया के संबंध में यह कथन आपको ये क्वेश्चन संबंधित है। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 के संबंध में आप बताइए कौन सा कथन राज्य के धन विधेयक के संबंध में सही कथन है, ये आपको बताना है। तो धन विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है उनसे संबंधित क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि इसे पहले विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन है इसे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा कथन है कि परिषद इसे अस्वीकार कर सकती है। और जो चौथा कथन है ऑप्शन डी कि राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है। साथियों, जब हम राज्य के धन विधेयक की बात करते हैं तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी बात करें तो जो आपका आर्टिकल संविधान में जो आर्टिकल इससे संबंधित है 199, 199, ये राज्य के धन विधेयक के संबंध में उपबंध करता है। संविधान का अनुच्छेद 199। तो और जो अन्य बातें हैं उसके संबंध में, तो जो सही कथन है उसकी बात करें तो इसे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, इसे आप ध्यान में रखें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि इसे केवल राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। अगर अन्य ऑप्शन की हम चर्चा करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इसे विधान परिषद में नहीं बल्कि विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। परिषद इसे अस्वीकार कर सकती है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। परिषद इसे सिर्फ संशोधन अगर कुछ करना हो तो सिफारिश कर सकती है और उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, महत्वपूर्ण संशोधन उसमें नहीं कर सकती। इसमें धन विधेयक के संबंध में जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो विधानसभा के पास है, न कि विधान परिषद के पास। जैसा संघ में जब हम संघी विधायिका को देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा को, तो कुछ ऐसा ही प्रावधान है यहाँ पर है कि विधेयक को विधान परिषद धन विधेयक में केवल सिफारिशें कर सकती है। राज्यपाल की सहमति से इसे लाया जाता है तो इसे राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा भी नहीं सकते। राज्यपाल इसमें एक अतिरिक्त शक्ति जो होती है कि वो कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अतिरिक्त जो प्रावधान है यहाँ पर ये यही है कि राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। तो जो सही कथन तो यही था कि केवल राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 8 का। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 8 के बाद हम बात करें प्रश्न संख्या 9 की। तो राज्यों की विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। राज्यों की विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे, विधानसभा के संदर्भ में जो प्रावधान है उन्हें आप ध्यान में रखेंगे और जो संबंधित कथन नहीं है विधानसभा से उसे आप सही जवाब के रूप में चुनेंगे। असत्य कथन आपको चुनना है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि विधानसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है, और दूसरा कह रहा है कि राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, या फिर विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होगी। ऑप्शन डी कह रहा है कि गोवा और मिजोरम राज्य में 40 सदस्यों वाली विधानसभा है। इसे अब हम प्रश्न जो है, इसे जो संरचना है विधानसभा के राज्यों में, उस पर आधारित मान सकते हैं। तो इसमें असत्य कथन आपको बताना है। तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कथन, बताइए कौन सा है, कमेंट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 40 नहीं बल्कि 60 है। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 नहीं 60 है। तो ऑप्शन सी असत्य कथन है, इसे आप ध्यान में रखें। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है। और बाकी जो प्रावधान है बिल्कुल सत्य है, इसे आप पढ़ें। जैसे कि पहला, विधानसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। 170 में विधानसभा की संरचना के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 170 में। फिर राज्य विधानसभा अधिकतम 500 हो सकती है, सदस्य संख्या 500, और न्यूनतम कितनी होगी, 60 होगी। और गोवा और मिजोरम राज्यों में 40 सदस्यों वाली विधानसभा है। और सबसे कम जो विधानसभा संख्या है वो 32 है, सिक्किम में। आपके सिक्किम में 32 सदस्य संख्या है विधानसभा में, इसे भी आप ध्यान रखें। ये अपवादिक स्थिति है, और जो संवैधानिक स्थिति है वो मैक्सिमम 500 है और न्यूनतम 60 है। और इसका संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। और गोवा, मिजोरम और सिक्किम यहाँ पर 60 से कम सदस्य संख्या है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़े प्रश्न संख्या 9 के बाद अब हम बारी प्रश्न संख्या 10 की। निम्न कथनों पर विचार करना है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। और दूसरा कथन है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व विद्यमान है। और आपको बताना है कि दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। विधानसभा विधान परिषद के संबंध में हम प्रश्नों को कर रहे हैं, तो बताइए विधान परिषद के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कमेंट कीजिएगा आप लोग जवाब को। ए है, बी है, सी है, डी, कौन सा है। साथियों, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इस संबंध में जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, वो अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 में है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये संवैधानिक अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व विद्यमान है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, और दोनों ध्यान रखने वाले स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट के रूप में एक प्रश्न बन सकते हैं कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, और साथ ही अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 पर। उसके पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद इस समय विद्यमान है। 6 राज्यों में है, मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन से राज्य में अभी विधान परिषद है, आप कमेंट में बता दीजिए। आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 10 के बाद प्रश्न संख्या 11 पर। यहाँ पर आपको कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। दूसरा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तीसरा, मंत्रिपरिषद और में मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। चौथा स्टेटमेंट है, प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। उपरोक्त में से सही कथन है। ऑप्शन है आपके केवल 1, या फिर ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, या ऑप्शन सी 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 4। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब हम लगभग अंत पर हैं प्रश्नों के अभ्यास में, जो राज्य विधायिका राज्य कार्यपालिका के संबंध में है। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल, मतलब विधानसभा का विधानमंडल, और मंत्रिपरिषद। उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे हैं संविधान के भाग 6 में।
उल्लेखित है। तो इसका सही जवाब आ गया कमेंट में। तो अब हम इस पर विचार करें तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, बिल्कुल सही है। इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये भी सही है। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यह भी सही है। और इस यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, 12% से कम भी नहीं होगी, ये भी स्टेटमेंट आप ध्यान में रखेंगे। 15% से अधिक नहीं होगी और 12% से कम भी नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी हमने चर्चा की, प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति नहीं बल्कि राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2 और 3, तीन स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़े तो प्रश्न 11 के बाद हम बात करें। अब हम राज्य के उच्च न्यायालय पर बात करेंगे। तो अभी हमने क्या चर्चा कर लिया, अगर हम एक नजरिए से अगर रिवाइज करें भाग 6 तक, तो हम शुरू से रिवीजन कर रहे हैं संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था का। और जो रिवीजन का क्रम है वो संविधान के भाग 22 के क्रम के अनुसार एक एक करके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो एक बार रिवाइज करिए और आंख बंद करके आप सब फटाफट बोलते जाइए कि कौन से अनुच्छेद कौन से भाग में क्या क्या प्रावधान है, हमारे साथ बोलिएगा आप लोग। सबसे पहले भाग 1 की बात करें, संघ और राज्य क्षेत्र संवैधानिक प्रावधान 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 की बात करें, मौलिक अधिकार 12 से 35 संवैधानिक संबंधित जो अनुच्छेद हैं 12 से 35 में। भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी अर्थात राजकीय नीति निर्देशक तक अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। फिर भाग 4 का भी है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 51 का। फिर भाग 5 जिसमें संघीय व्यवस्थाओं जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी बात है, संघीय विधायिका, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका। फिर भाग 6 की बात करें तो हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें प्रावधान है राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका। और राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका के संबंध में चर्चा कर चुके हैं। और अब बारी है हमारी चर्चा करने की राज्य की न्यायपालिका, जिसमें हम उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्तियां, शक्तियां और जो संवैधानिक उपबंध हैं उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। और प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से ही हमारा प्रयास रहेगा कि संबंधित विषय का पूरा रिवीजन कर लें और तैयार कर लें। और प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास का फायदा क्या होगा कि संबंधित जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वहां पे आपको प्रश्न ही तो सॉल्व करने हैं, प्रश्न ही मिलेंगे करने के लिए। लगातार पढ़ना और रिवीजन करना तो महत्वपूर्ण तब होगा, उसका फायदा तब होगा जब आप प्रश्नों को सॉल्व कर लें। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, यहाँ आप मेहनत कर लेंगे तो जब स्टेटमेंट और सेम यही तो नहीं आएगा, लेकिन जब संबंधित स्टेटमेंट वहां एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे तो आपको इसका फायदा बिल्कुल मिलेगा। तो अभ्यास बहुत जरूरी है प्रश्नों का। तो हम बात करेंगे संविधान के भाग 6 जिसमें उच्च न्यायालय का प्रावधान है, संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक है। और अगर हम अनुच्छेद में संबंधित जो प्रावधान है उन पर आधारित प्रश्नों के अभ्यास से पहले अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, चर्चा करें उस पर कि राज्य में जो उच्च न्यायालय है उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो जो संबंधित अनुच्छेद है जैसे कि अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। और फिर जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है कि वो एक एकीकृत न्याय प्रणाली पाई जाती है, एक पद सोपानिक क्रम पाया जाता है। अर्थात सबसे ऊपर जो व्यवस्था है वो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की है, सुप्रीम कोर्ट की है। उसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, फिर अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था है। और इस क्रम में जब हम जो न्यायिक विवाद है या जो फौजदारी विवाद मामले हैं वो क्रम से आगे बढ़ते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस संबंध में अंतिम निर्णय होता है। तो अन्य जो प्रावधान है सबका अभ्यास, सबका जो तैयार करने का हमारा जो पैटर्न है, अभी हम प्रश्नों के माध्यम से सीधा अभ्यास करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आइए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यों में जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था है उन पर आधारित जो प्रावधान है, संबंधित जो प्रावधान है उन पर प्रश्नों के अभ्यास से आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न आपके उच्चतम न्यायालय संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1 है कि एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था के उच्च न्यायालय में व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे और अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्य करता है।
जिसकी भी हम बात कर रहे थे पदसोपानी की व्यवस्था में। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है उसमें उच्च न्यायालय मध्यस्थ बीच में आता है, अर्थात उच्चतम न्यायालय के नीचे और अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा स्टेटमेंट जिस प्रकार से है कि जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था है भारत में, वो अंग्रेजों के समय औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में ही 1862 में हो गई थी। तो उस दौरान बम्बई सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। एक और दो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 1 के बाद प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। और प्रश्न है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। कौन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है बताइएगा। तो साथियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोलिजियम के आधार पर, कोलिजियम की जो समिति बनती है उसकी सिफारिश के आधार पर, उससे परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में असत्य कथन बताना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा है न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और तीसरा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष आयु तक पद पर रहता है। और जो ऑप्शन डी है वो है उसे संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है ये आपको बताना है। तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो शपथ है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत होगा। यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, यही असत्य कथन है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। यही असत्य कथन भी है। और बाकी के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। और ऑप्शन डी है उसे संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसे आप ध्यान में रखिए और उसी आधार पर राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया जो न्यायाधीशों के विषय में है वो इस वर्ष चर्चा में भी रही है। जस्टिस वर्मा का जो विवाद था, जिस तरह से चर्चा में आया था कि जलते नोट और सुलगते मुद्दे, तो इस क्रम में ये महत्वपूर्ण प्रावधान है संविधान का, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको एक बार फिर से आप देख लें कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम ये राज्यपाल का है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 पर हम आते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन से प्रावधान उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। पहला, नियुक्ति की विधि। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा। तीसरा, कार्य या आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। और चौथा, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। तो इनमें से कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। अर्थात चारों प्रावधान ऐसे हैं जो कि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। बताइए कौन कौन से प्रावधान है इसमें से और कौन सा इसका सही जवाब होगा प्रश्न का। तो साथियों, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संबंध में उनकी जो नियुक्ति की विधि है, न्यायिक स्वतंत्रता अर्थात जो कोलिजियम प्रणाली है, जो न्यायिक नवाचार है, वो इसीलिए ले आया गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा, कार्यकाल की सुरक्षा, अर्थात बीच कार्यकाल में जो उनका 62 वर्ष और 5 वर्ष की समय, 62 वर्ष है कार्यकाल वर्ष, मतलब इसमें नहीं डिवाइड है कि 5 वर्ष होगा, 62 वर्ष मैक्सिमम है।
तो वो सुनिश्चित करता है उनकी स्वतंत्रता को। कार्य या आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की सकती महाभियोग को छोड़कर। और चौथा स्टेटमेंट सेवा निवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। अर्थात ऐसा इसलिए कि जब कोई न्यायाधीश को निर्णय सुना रहा हो तो अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वो उसका निर्णय उस भविष्य से प्रभावित न हो कि आगे जाके उनको वकालत करनी है, तो उस लाभ से वो उनका निर्णय प्रभावित न हो। इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद भी वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो चारों उपबंध, चारों प्रावधान न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसे सुनिश्चित करते हैं। तो क्या ऑप्शन आपका सही जवाब होगा? सभी चारों इसमें सही हैं, तो ऑप्शन डी सभी चार इसके सही जवाब होंगे। सभी प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 4 के बाद बारी प्रश्न संख्या 5 की। तो उच्च न्यायालय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। उच्च न्यायालय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है और 4 प्रावधान उच्च न्यायालय से संबंधित हैं 4 ऑप्शन के रूप में। इसमें से एक ऐसा है जो उससे संबंधित नहीं है, वही आपको बताना है। तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का प्रवर्तन कर सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तारित है। और तीसरा है उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। और चौथा है 2 राज्यों के आपसी विवाद का निस्तारण उच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रावधान ऑप्शन के रूप में है जो उच्च न्यायालय के संबंध में असत्य है, ये आपको बताना है। तो साथियों, हम जब उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हैं, उस पर प्रश्न करते हैं, तो देखें तो पहला जो ऑप्शन है उच्च न्यायालय मूल अधिकारों को प्रवर्तन कर सकता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 226 अगर आप ध्यान में रखें तो वहां पर इस प्रक्रिया का उल्लेख है कि 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरे स्टेटमेंट में बात करें तो कि उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तारित है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे सिर्फ आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त है, लेकिन उच्च न्यायालय को अन्य जो प्रावधान है, अन्य क्षेत्राधिकार भी प्राप्त हैं अन्य मामलों में भी। तो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, रिट क्षेत्राधिकार, वो सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तारित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है, अर्थात जो अधीनस्थ न्यायालय है, यहाँ से विवाद जो मामले हैं, जो फैसले हैं, वो उच्च न्यायालय में अपील किए जा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत है कि 2 राज्यों के आपसी विवाद का निस्तारण उच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। ये उच्च न्यायालय का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 131 के अंतर्गत आरंभिक क्षेत्राधिकार है, 2 राज्यों के आपसी विवाद। तो प्रश्न 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो डी है, जो कि उच्च न्यायालय के संबंध में गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 5 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 6 की। उससे पहले अगर हम रिट क्षेत्राधिकारों की बात करें तो कौन कौन से रिट क्षेत्राधिकार होते हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा उत्प्रेषण है, और चौथा प्रतिदेश है, और पांचवा अधिकार परीक्षा है। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला जो शब्द है, इसका शब्दार्थ है कि उसे प्रस्तुत किया जाए। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के पास न्यायालय उस व्यक्ति के लिए यह आदेश जारी कर सकता है कि उसे संबंधित मामले के लिए न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए। फिर अगर परमादेश का भावार्थ यह है, आशय यह निकलता है कि जो प्राधिकारी है, जो अधिकारी हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के क्रम में। फिर उत्प्रेषण और प्रतिषेध का जो मामला है, ये अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में है कि किसी संवैधानिक विवाद का ऐसा मामला अगर हल कर रहे हैं जो संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो उत्प्रेषण के मामले में ऐसा है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसे अपने पास मंगा सकता है, और प्रतिषेध के मामले में ऐसा है कि वो उस पर रोक लगा सकता है। और जो अंतिम और अधिकार परीक्षा का मामला है, इसमें आशय यह निकलता है कि किस अधिकार से कोई प्राधिकार, कोई अधिकारी, कोई सिविल सेवक ये कार्य कर रहा है, तो न्यायालय उससे इसमें पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। तो सामान्य भावार्थ इसका यही निकलता है। इसकी जो शॉर्ट नोट्स होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर
प्रोवाइड कर दी जाएगी। संबंधित जो और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, संवैधानिक प्रावधान है उच्च न्यायालय के विषय में, उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों के अभ्यास के साथ आवश्यक है कि आप थोड़ा सा जो नोट्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखें। तो जो अनुच्छेद 14 है वो ये व्यवस्था करता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। फिर अनुच्छेद 15 यह व्यवस्था करता है या प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, अर्थात उसके आदेश हैं, उसके निर्देश हैं, वो लिखित रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, अर्थात उन्हें संरक्षित किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16 इस बात का प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा राज्यों के लिए। अनुच्छेद 217 प्रावधान करता है कि न्यायाधीश के पद के लिए नियुक्ति की और दशाएं, 222 न्यायाधीश का स्थानांतरण, 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और 225 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, 227 उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति, अर्थात जो पद सोपानी क्रम है उसमें उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर आता है और वो जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति रखता है। संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 227। उसके बाद हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसके प्रावधान को आप ध्यान में रखेंगे वो है अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम बढ़े तो उच्च न्यायालय के जो प्रावधान थे उनकी बात हमने की। अब संबंधित जो संविधान का भाग 6 है उसी में अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था भी है। जो पद सोपानी क्रम है भारतीय न्यायिक व्यवस्था का, उसमें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था पाई जाती है। और जो संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद हैं उनकी बात करें तो अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 में इसके प्रावधान है संविधान में अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में। तो जो संबंधित प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आप इस विषय के संबंध में आप ध्यान रखना चाहेंगे और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी पर हम सीधे प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही उस महत्वपूर्ण बिंदु को, महत्वपूर्ण तथ्य को, महत्वपूर्ण प्रावधान को हम ध्यान में रखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में। प्रश्न है कथन के माध्यम से है और 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला कथन है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। और दूसरा कथन है कि उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए। अर्थात जो जिला न्यायाधीश की व्यवस्था है उसके संबंध में उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल इस मामले में उच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं और जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे कम से कम 7 वर्ष के अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 या फिर 2 या तो ना 1 और ना ही 2 या फिर ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो साथियों जिला न्यायाधीश के संबंध में दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। पहला ये कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श की जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा उसे कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1 और 2 दोनों। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में आप इन दोनों स्टेटमेंट के ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो जो प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है, ये आपको बताना है। जिला न्यायाधीश के संबंध में जो प्रावधान है वो प्रावधान 4 ऑप्शन के रूप में आपके सामने है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से असत्य है। तो पहला ऑप्शन है जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है। दूसरा है यह अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। और तीसरा है फौजदारी मामले को जिला न्यायालय में लाया जाता है। और चौथा ऑप्शन है दीवानी मामलों की सुनवाई भी जिला न्यायालय में होती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है या फिर जिला न्यायाधीश के संबंध में असत्य स्टेटमेंट है, वह प्रावधान उससे संबंधित नहीं है। तो साथियों जब हम जिला न्यायाधीश के न्यायिक कार्यों की बात करते हैं और उसकी संरचना की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। यह अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, ये भी सही है। और दीवानी मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय में होती है, ये भी सही है। लेकिन फौजदारी मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय में नहीं होती, बल्कि जब उसमें फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है तो उसे जिला न्यायालय नहीं बल्कि सत्र न्यायालय कहते हैं।
इसे आप ध्यान में रखेंगे। सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय कहते हैं। तो स्टेटमेंट तीसरा आपका गलत हुआ और यही प्रश्न का सही जवाब होगा। फौजदारी मामले को जिला न्यायालय में नहीं लाया जाता बल्कि उसके लिए सत्र न्यायालय की व्यवस्था पाई जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। और बाकी जो स्टेटमेंट है जिला न्यायालय के बारे में, वो स्टेटमेंट सही है। पहला कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है, और दूसरा यह अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, और जो चौथा ऑप्शन है कि दीवानी मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय में होती है, ये स्टेटमेंट सही है। और फौजदारी मामले के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि फौजदारी मामलों की सुनवाई के अंतर्गत जब सुनवाई होती है तो उसे सत्र न्यायालय कहते हैं, न कि जिला न्यायालय। तो प्रश्न संख्या 2 के बाद हम आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3 पर। उससे पहले जिला न्यायाधीश संबंध में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। पहला 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में उसमें प्रावधान पाए जाते हैं, और 234 अन्य न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति संबंध में प्रावधान है, और 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की बात करता है। इसके संबंध में हमने प्रश्नों का अभ्यास भी किया, और ये महत्वपूर्ण प्रावधान और महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े तो न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में, न्यायिक नवाचार के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान है जहां से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे नालसा हो गया, लोक अदालत हो गया, और ग्राम न्यायालय हो गया। इस संबंध में प्रावधान हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो अधिकतर यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, तो उस पर ही हम प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। तो लोक अदालत के संबंध में ये एक वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक नवाचार भी हम कह सकते हैं। नालसा के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। तो हम जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें प्रश्नों के माध्यम से तैयार करेंगे। तो आप प्रश्न कीजिए, और प्रश्न के द्वारा करने के दौरान आप महत्वपूर्ण प्रावधानों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये घटनाक्रम में, चर्चा में, समसामयिक विषय में संबंधित रूप से चर्चा में बने रहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 3 है कि लोक अदालत के संबंध में असत्य कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। दूसरा है इसे वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। और तीसरा है 1982 गुजरात में पहली बार लोक अदालत का आयोजन हुआ था। और चौथा है कि लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। तो कौन सा कथन, कौन सा प्रावधान लोक अदालत के संबंध में असत्य है, वो आपको बताना है। कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग, लोक अदालत के संबंध में कौन सा प्रावधान असत्य है, ABCD में से कौन सा है। साथियों, लोक अदालत के संबंध में जो इसमें से एक तो बिल्कुल गलत है, वही आपको बताना है, लेकिन जो 3 स्टेटमेंट है वो आप एक बिंदु के रूप में, एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में ध्यान में रखेंगे, जो कि लोक अदालत के संबंध में बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले हम बात करें तो लोक अदालत एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है, बिल्कुल सत्य है। इसे वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है, ये भी इस कथन सत्य है। और 1982 में गुजरात में पहली बार लोक अदालत का आयोजन हुआ था, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है। लोक अदालत जो है प्राकृतिक न्याय पर आधारित सिद्धांत है, उन पर फैसला सुनाता है, और जो विवादित पक्ष हैं दोनों पक्षों के बीच सुलह या समझौता करवा देता है, और इस प्रकार से अंतिम फैसला सुनाता है दोनों पक्षों के बीच, और दोनों पक्षों के लिए यह बाध्यकारी हो जाता है, और यह अंतिम निर्णय होता है, अंतिम फैसला होता है। लोक अदालत के निर्णय के संबंध में किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। तो चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी जो स्टेटमेंट है वो लोक अदालत के संबंध में एकदम सही है। इसे एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, इसे वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 87 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है, और गुजरात में पहली बार 1982 में लोक अदालत का आयोजन हुआ। और जो गलत स्टेटमेंट है आपका वो है लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है, और यही आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े तो हम प्रश्न संख्या 3 के बाद अब बारी प्रश्न संख्या 4 की, कि नालसा के द्वारा मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवा पाने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। तो अभी हम लोक अदालत जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है उसकी व्यवस्था नालसा के अंतर्गत ही की गई, जो 1987 में के अधिनियम द्वारा आया है। और जो संवैधानिक प्रावधान अगर इसका देखें तो DPSP में अनुच्छेद 39A में
इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो उस प्रावधानों का ध्यान में रखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि नालसा के द्वारा मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवा पाने के लिए योग्य व्यक्ति कौन कौन से हैं? महिलाएं एवं बच्चे, एससी एसटी समुदाय के लोग, तस्करी के शिकार व्यक्ति या भिखारी, और चौथा दिव्यांग व्यक्ति। कौन से लोग योग्य व्यक्ति होंगे जो नालसा के तहत मुफ्त एवं कानूनी सेवा पाने के अधिकार रखते हैं? ऑप्शन है आपका केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। बताइए साथियों। डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 39A में निःशुल्क एवं कानूनी सहायता पाने का प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो लोग न्यायिक व्यवस्था से दूर हैं, उनके लिए राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि मुफ्त एवं कानूनी सेवा उन्हें प्रदान की जाए। और इसके लिए जो योग्य व्यक्तियों की बात करें उसमें महिलाएं एवं बच्चे भी हैं, एससी एसटी समुदाय के लोग भी हैं जो सक्षम नहीं हैं, तस्करी के शिकार लोग व्यक्ति या भिखारी भी हैं, दिव्यांग व्यक्ति भी हैं तथा किसी प्रकार की आपदा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो अर्थात अगर प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो सभी 4 इसका सही जवाब होगा कि चारों जो है नालसा के तहत मुफ्त एवं कानूनी सेवा पाने के योग्य व्यक्ति हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौन मुफ्त एवं कानूनी सेवा प्राप्त नालसा के अंतर्गत पाने के लिए योग्य है। आगे बढ़े तो हम प्रश्न संख्या 4 की प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि ग्राम न्यायालय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। ग्राम न्यायालय के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। पहला है आप कि इसका गठन ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत किया गया। दूसरा है इसको राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के से स्थापित करती है। और तीसरा है यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। और चौथा है इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ग्राम न्यायालय के संबंध में असत्य कथन है? साथियों, जो ग्राम न्यायिक व्यवस्था है उसमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देते हुए न्याय आपकी द्वार की पहल को उसकी न्यायिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था भी पाई जाती है। और यह भारत में इस व्यवस्था को किया गया कि जो न्यायिक दूरी है व्यक्तियों के बीच, अर्थात जो गांव में रहने वाले ग्रामीण समुदाय के लोग हैं, गरीब हैं, वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की पहुंच से दूर हैं, उनके लिए ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो उसके संबंध में जो प्रावधान है ऑप्शन के रूप में अगर हम देखें तो इसका गठन ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि ग्राम न्यायालय का गठन ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत किया गया। उसके बाद इसको राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ग्राम न्यायालय उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन जो ग्राम न्यायालय का निर्णय है वो अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर दीवानी मामले हैं उसे निर्णय को उसकी अपील है वो जिला न्यायालय में की जाती है। और जो फौजदारी मामले हैं उसकी अपील सत्र न्यायालय में की जाती है। अधीनस्थ जो न्यायालय की व्यवस्था भी हमने आगे पढ़ी। तो इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी नहीं है, स्टेटमेंट गलत है और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बाकी स्टेटमेंट ग्राम न्यायालय के संबंध में सत्य हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, संविधान के भाग 5 में हमने उच्चतम न्यायालय को देखा और संविधान के भाग 6 में हमने अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो अन्य न्यायिक नवाचार भारत में किए गए नालसा के तहत, जो वैकल्पिक समाधान तंत्र के रूप में हम लोक अदालत की व्यवस्था, ग्राम न्यायालय की व्यवस्था और नालसा के जो प्रयास हैं उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया है। और संविधान के जो 22 भाग का हमारा जो रिवीजन का क्रम चल रहा है भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का, उसमें अब हम आगे बात करेंगे संविधान के भाग 8 की, जिसमें हम संघ और राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 के अंतर्गत इसके संवैधानिक प्रावधान पाए जाते हैं, लेकिन इसकी चर्चा अब हम आगे करेंगे। और अभी तक हमने कहां तक रिवीजन कर लिया, कहां तक भारतीय राज्य व्यवस्था का अभ्यास कर लिया, प्रश्नों के माध्यम से उसको तैयार कर लिया। तो संविधान के भाग 1 से लेकर संविधान के भाग 6 तक हमने जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, महत्वपूर्ण संवैधानिक उपबंध थे, उन पर अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से उन्हें तैयार कर लिया है, उनका रिवीजन कर लिया है। संविधान का भाग 7 निरसित है, अर्थात अब नहीं पाया जाता, समाप्त कर दिया गया है, इसलिए भाग 7 की चर्चा हम नहीं करेंगे। सीधे अब संविधान के भाग 8 पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए
शासन और प्रशासन के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। साथियों, महत्वपूर्ण रिवीजन श्रृंखला आपके साथ आपके अपने चैनल पर चल रही है, तो बिल्कुल लोगों से शेयर कीजिए, साझा कीजिए और उनसे पूछिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, किस प्रकार का टॉपिक में आपको समस्या आ रही है और राज्य व्यवस्था के संबंध में आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। एक दूसरे से आप अपने विचारों को साझा कीजिए और कमेंट में क्लास के संबंध में आप जो फीडबैक है उसे जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और जय हिंद।